मुझे लगता है आज हमें हार्ट साउंड से स्टार्ट करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। हार्ट साउंड्स, ठीक है। खुश रहो बेटा। हार्ट साउंड मेजर्ड बाय an instrument called स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्टेथोस्कोप बोलते हैं, है ना। और हाँ बिल्कुल, और दो तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा ये हार्ट। पहला है फर्स्ट साउंड जो है बेटा, वो पहले से जानते हो? हाँ ठीक है, लब डब, बिल्कुल। फर्स्ट साउंड होता है बेटा लब। प्रोड्यूस कब होता है बेटा? कब प्रोड्यूस होता है? एक बात याद रखना है, जैसे दरवाजे को हम खोलते हैं ना तो आवाज नहीं होती है, बंद करते हैं जोर से तो आवाज होती है। उसी तरह से बेटा जब दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओपन होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट साउंड है बेटा, ये जो है लो पिच होता है, लो पिच और लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ये जो होता है लो पिच एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ ए वी वाल्व हमने लिख दिया। हाँ, या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व लिखने से अच्छा है मैं दोनों को एक ही साथ लिख दिया, ए वी वॉल्व, ठीक है ना। और ये कब बंद होता है बेटा? बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक बात है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले ही बंद हो जाता है, मतलब जैसे ही ये साउंड प्रोड्यूस होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने जा रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है ये कि अब स्टार्ट होगा। दूसरा साउंड होता है बेटा सेकेंड साउंड, होती है बेटा किसकी? कौन सी साउंड? डब की होती है, DUPT। एक्चुअल में बोलते यही है, लेकिन एक्चुअल में तो अलग ही तरह का, उसको हम एक्चुअल वर्ड नहीं दे सकते, लेकिन डेवलप डेवलप ऐसा बोलते हैं हम। इसी का उल्टा होगा बेटा, ये होगा, ये लो पिच है तो ये कैसा होगा? हाई पिच। लॉन्ग ड्यूरेशन है तो ये क्या होगा? शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक बात है। प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ, बोलो क्लोजर ऑफ, बोलो क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल्व, नहीं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये बंद हो जाते हैं। और कब बंद होंगे बेटा? बिफोर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बिफोर मतलब जैसे ही ये बंद होंगे बेटा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑफ सिस्टोल, बिल्कुल एंड ऑफ सिस्टोल भी कह सकते हैं, या बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटे, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा इस चैप्टर का वो टॉपिक जो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और टॉपिक के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ECG, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
पेपर होता है बेटा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन होती है, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफी प्रोसेस को बोलते हैं, ग्राफ जो है मशीन को बोलते हैं, है ना। ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रो कार्डियो, क्या लिख रहे हो, कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसको बोलेंगे बेटा? हॉस्पिटल में साइड में लाइन चलती रहती है हॉस्पिटल्स में। हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है बेटा पेपर होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम बोलते हैं बेटा प्रोसेस को, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं मशीन को जो करती है ये काम। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं बेटा कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो बेटा क्या है कि जो ईसीजी हम करते हैं बेटा वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को केवल मेजर करता है, सिस्टोल और डायस्टोल को नहीं मेजर करता। बट आप बताओ, अगर ऐसे नोड प्रॉपरली स्टिमुलेट हो रहा है बेटा और वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेव क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो कार्डियक मसल्स को डीपोलराइज कर रहा है टाइमली, तो वो सिस्टोल और डायस्टोल भी टाइमली होता रहेगा। ठीक है, हाँ। लेकिन हमने आपको बोला कि बेटा जाओ, अभी मान लो आप मेरे पास में हो, अब मैंने आपको बोला कि अभी जाओ और नीचे से एक पेन खरीद के ले आओ। मैं बता रहा हूं, सुनो, समझ में नहीं आया अभी, मैंने कुछ समझाया ही नहीं बेटा। मैंने आपको बोला चल देख इधर, मान लो ये हार्ट है, ये हार्ट है बेटा, ठीक है, इसके 4 चेंबर हैं ऐसे, यहां ऐसे नोड है, इसने वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट किए, ठीक है, फॉर कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। अब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया या नहीं किया वो एक अलग बात है बेटा, बट इसने वेव तो क्रिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और ईसीजी जो है बेटा केवल इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट ईसीजी नहीं बताता। ये बात समझ में आई आपको? हाँ या ना, ऐसा नो लिखो, तब हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो वेव क्रिएट हो रहा है बेटा, बिल्कुल वेव जो पूरे हार्ट में बेटा, वेंट्रिकल्स में भी और एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए मतलब रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के लिए जो इंपल्स जाता है बेटा फ्रॉम एसए नोड एंड एवी नोड, उसी इलेक्ट्रिकल वेव को ईसीजी रीड करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चेंबर्स नहीं बताता। ये बात क्लियर है? क्लियर है ना? नवदीप ने लिखा था, बाकी सब लोग लिखो। क्लियर है बेटा? ओके, अब सुनो बात, अब सुनो बेटा, मैंने आपको यहां से ये बोला, यहां पे आप हो मेरे पास, और मैं सेकेंड फ्लोर पे हूं बेटा, फर्स्ट फ्लोर पे हूं। मैंने बोला कि आप ग्राउंड फ्लोर में चले जाओ, वहां पे एक शॉप है, वहां से 10 रुपए की एक पेन खरीद के ले आओ। मैंने
आपको 10 रुपये दे भी दिए, आप यहां से चले गए। इसको मान लो इलेक्ट्रिकल वेव कि मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि पेन खरीद के ले आओ। वैसे ही बेटा एसए नोड और एवी नोड पूरे कार्डियक मसल्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, अब आप क्या किए नवदीप कि यहां से रूम से बाहर निकले और गए कि नहीं गए, यहां से गए या बीच में रुक गए, इसको तो हमको पता नहीं है, नहीं पता है। हमने ऑर्डर दिया, बस इतना काफी है। तो ये जो है ऐसे नोड से जो वेव निकलती है बेटा, ईसीजी वाली मशीन केवल ये बताती है कि ऐसे नोड ने और एवी नोड ने ऑर्डर दिया या नहीं दिया, और कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद उसने ऑर्डर दिया। ऑर्डर दिया का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल वेव उसने क्रिएट किए या नहीं किए, और किए भी तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद किया या नहीं किया। लेकिन अगर ये वेव क्रिएट कर रहा है बेटा, तो हम ये समझेंगे ये पता है, एक्शन का नहीं पता। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है, एक्शन का नहीं पता, दिया है ये पता। बहुत बढ़िया बात बताया इसने, जिसने भी लिखा था, बहुत बढ़िया, एक्शन का नहीं पता। तो हम क्या, ये ईसीजी जो है बेटा, जैसे ही ऐसे नोड ने वेव क्रिएट किए, हम ये समझेंगे कि एट्रिया दोनों सिस्टोल हो गई। ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं बेटा कि किस टाइम पे क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में ईसीजी क्या करता है वो एक अलग मैटर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसलिए इसको स्टेटमेंट को पहले लिख लो, फिर हम ईसीजी शुरू करते हैं बेटा। लिखो, ईसीजी में लिखना है आपको, लिखो, ईसीजी में लिखो, ईसीजी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल वेव, ECG record the electrical wave or activity. The ECG record electrical activity of the heart. Electrical activity of the heart, not the contraction and relaxation, not the contraction and relaxation of the heart, not the contraction and relaxation of the heart. ओके, अब चलो देखो इसको मेजर कैसे करते हैं, है ना। पहले ये देखेंगे कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मशीन कैसे काम करती है। थोड़ा सा बेटा मान लो कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है कुछ इस तरह, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा है मान लो, और ये है फिंगर, ठीक है, ये है फिंगर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, या इसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये 3 होते हैं, वैसे 3 + 3 + 6 होते हैं। ये 3 + 3 + 3
पहले के जमाने में केवल 3 यूज होते थे, और उनका जो सेंसर लगाते थे हम, वो लगाते थे बेटा यहां पर और एक यहां पर। ये सक्कर्स के जैसे सेंसर होते हैं बेटा, सक्कर्स के जैसे सेंसर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लगाते थे, और एक जो है लेफ्ट एंगल पे, एंकल पे, यहां पे जो है लेफ्ट एंकल पे लगाते थे 3 लीड। सॉरी, यहां पे नहीं, रिस्ट पे, ये रिस्ट पे। अब देखो ये ट्रेंगल बना रहा है क्या, ऐसे हम इक्विलेटरल ट्रेंगल शायद बनेगा, ये समझ रहे हो। यहां पे लीड लगाते थे ऐसा, और इनको मशीन से कनेक्ट कर दिया हमने। ये इलेक्ट्रिकल, ये मशीन, ये बॉक्स है बेटा, यहां से लीड निकलती है 3+3+6 के फॉर्म में, गुच्छा रहता है इनका, ठीक है ना, लीड का, ठीक है। तो ये ट्रेंगल बन रहा है, आप लोग देख रहे हो। अब हम क्या करते हैं बेटा कि 3 और लगा देते हैं, 3 लीड और लगाते हैं। एक लगाते हैं, इसको दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूं। ये जो 3 है बेटा, इसके लिए लगाते हैं यहां पर, एक यहां पर, और एक लेफ्ट साइड में यहां पर, यहां पर, ठीक है। और 3 3 6 हो गया। और ये 6 को जो है हम हार्ट के अराउंड, मान लो यहां पे हार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 हार्ट के अराउंड। तो 3+3+6 इलेक्ट्रिकल लीड जो होते हैं, या इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, हम एक उसके थ्रू, सकर्स के थ्रू चिपका देते हैं बॉडी में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटा, ऐसे नोड से जो वेव, इलेक्ट्रिकल वेव है क्या चीज बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस है। उसको, उसकी एक्टिविटी को ये इलेक्ट्रिकल लीड्स रीड करते हैं। रीड करने के बाद ये इन्फॉर्म कर देते हैं उस मशीन को, और मशीन क्या करती है बेटा, एक ग्राफ तैयार करती है उसके थ्रू, और उस ग्राफ को हम लोग एक देखते हैं। अगर मान लो उस ग्राफ में एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक रिपीटिशन होती है किसी भी वेव की, तो हम ये समझेंगे बेटा कि हार्ट जो है सही तरीके से काम कर रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें समझ में आ जाता है, और कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग भी हम पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई केवल मशीन के बारे में, और इलेक्ट्रिकल लीड के बारे में। एनसीईआरटी में केवल इस 3 के बारे में बताया हुआ है, वैसे आप समझ लो 3+3+6 के फॉर्म में ये होती हैं, ठीक है। यहां तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं हम उस ग्राफ के ऊपर जो ये मशीन हमें बताती है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं बेटा। अब हम चलते हैं ईसीजी ग्राफ के तरफ। कॉपी कर लेना इसको आप, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बना लेना आप लोग। ईसीजी को समझ लिया तो समझ लो चैप्टर समझ लिया। अगर ईसीजी समझ में नहीं आया तो मतलब समझ लो कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए जितना समझ में, जब समझ में आपको आएगा तभी आप लिखना कि हाँ समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो बोल देना कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो है मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां से मैं एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर जो है बेटा, इसके ऊपर ये जो है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर वेव इधर जाती है तो उसका मतलब ये है बेटा, ये मिली वोल्ट में है। ये जो है इलेक्ट्रिकल वेव इन मिली वोल्ट, एम वी लिख दिया मैंने, एम वी लिख दिया, ठीक है। और अगर इधर जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव
डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, और अगर इधर जाता है बेटा, इस एक्स एक्सिस के मतलब इधर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब देखो, वो लीड हमें ये बताती है बेटा कि होता क्या है कि सबसे पहले ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट किए और उसको उस सारे लीड्स ने रीड किया और भेजा मशीन की तरफ। तो मशीन में क्या होगा, एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा मिली वोल्ट में, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, वो भी किस में बेटा, मिली वोल्ट में। तो वो ऐसे आएगा, देखो ये ऐसे आया। तो यहां एक्चुअल में लाइन तो ये है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, मतलब ये मिली वोल्ट में आएगा। और ये होता है बेटा 0.5 मिली वोल्ट का डिफ्लेक्शन आया। और ये वेव है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलो, किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलो, ये जो वेव निकली है किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आराम से समझते चलें थोड़ा, किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जल्दी जल्दी बोलो। ये जो वेव क्रिएट किया है ऐसे नोड, दिस वेव इज जनरेटेड बाय ऐसे नोड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, बोथ एट्रिया। और एक्चुअल में इस वेव को अब हम क्या बोलेंगे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, और इसका नाम देते हैं बेटा हम पी, जिसने पहली बार बताया था ना, इसका नाम PQRS टी लिखा था। तो इसीलिए हम भी उसको दूसरा दूसरा लेटर हम यूज नहीं कर सकते, हमेशा यही यूज करेंगे पी। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एट्रियल डी पोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब ये आपका आपकी मर्जी है, आप ये बोल सकते हो कि अगर ये एट्रियल डीपोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है बेटा, तो ड्यूरिंग दिस टाइम एट्रिया क्या करेगी बेटा, सिस्टोल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो आगे बढ़ती है कुछ सेकंड के लिए, और फिर क्या होता है बेटा, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है यहां पर, ये ऐसे थोड़ा सा देख रहे हो। और ये दूसरी वेव है बेटा, देखो आपके एनसीईआरटी में इन दोनों को बराबर दिखा रखा है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, और इसका नाम होता है बेटा विस वेव का, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है, ठीक है। QRS एक कॉम्प्लेक्स के जैसा बिहेव करता है बेटा। और ये क्या कर, ये वेव क्या बताती है बेटा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, क्या बताती है, इसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं। ये जो वेव है बेटा, ये बता रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, राइट। और इसकी जो डिफ्लेक्शन है बेटा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, वो है 1.5 टू 2 मिली वोल्ट, 1.5 टू 2 मिली वोल्ट डिफ्लेक्शन है इसका, राइट। अब इसके बाद ये वेव आगे बढ़ती है बेटा, तो यहां पर जो हमें ग्राफ मिलता है वो मिलता है टी वेव, इस तरह से, ऐसा, इसको बोलते हैं टी
वेव। तो 3 पार्ट हो गए, पी वेव, क्यू आर एस वेव कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। टी वेव बेटा क्या बताती है, कुछ अंदाजा लगा सकते हो आप लोग? ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बता रही है बेटा। एक्चुअल में टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? रीपोलराइजेशन का क्या मतलब है बेटा? इस टाइम पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? वो रिलैक्स होगी। समझ रहे हो? रिलैक्स होगी, मतलब एंड ऑफ सिस्टोल भी इसको हम बोल सकते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं, हाँ बिल्कुल आपकी बात है, उसकी स्टार्टिंग होगी एक्चुअल में तो, ठीक है ना? या इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंड ऑफ सिस्टोल। इसको एक बार और 2 बार 3 बार 4 बार समझेंगे अभी हम लोग। एंड ऑफ सिस्टोल भी बोल सकते हैं। और इसी समय बेटा दोनों वॉल, सेमील्यूनर वॉल क्या होते हैं? बंद होते हैं। दोनों सेमील्यूनर वॉल बंद होते हैं, मतलब एट दिस टाइम क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल होगा। ठीक है, अब चलो इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से हम लोग। बेटा आप लोग बताओ कि यहां से लेके, मतलब ये जो है टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है बेटा, फ्रॉम पी वेव टू क्यू वेव, कितना टाइम लगेगा टोटल टाइमिंग? 1 हार्ट बीट को बता रहा है ये, तो 0.8 सेकेंड लगेगा। बिल्कुल लगेगा, 0.8 सेकेंड लगेगा। बोलो, ठीक है? कहीं डाउट हो तो फिर से लिख देना, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन रिपीट कर दो। सारा ही रिपीट करूंगा बेटा, घबराने की बात नहीं है। अभी रिपीट करता हूं मैं, पहले टाइमिंग लिख लो सबका, ठीक है? अब ये जो आप देख रहे हो टाइमिंग सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं बेटा पी आर और पी क्यू सेगमेंट। पी डैश आर और पी क्यू सेगमेंट। ठीक बात है? यहां से ले, सॉरी ये यहां खींचा हुआ है, एक्चुअल में ये यहां तक है, ठीक है? पी आर और पी क्यू सेगमेंट इसको हम बोलते हैं। इसकी टाइमिंग होती है बेटा 0.12 टू 0.2 सेकेंड। पी आर और पी क्यू सेगमेंट की टाइमिंग कितना होती है बेटा? 0.1 टू 0.2 सेकेंड, राइट? अब ये क्यू से लेके और एस तक का जो टाइमिंग है बेटा, ये कितना होता है? यहां से लेके यहां तक का टाइमिंग कितना होता है? आप बता सकते हो? अंदाजा कुछ लगाओ, कुछ कुछ गेस करो बेटा, कितना टाइमिंग लगना चाहिए? क्योंकि ये कहां से गेस होगा बेटा? देखो ऐसे गेस होगा, देखो हवा में नहीं कोई चीज है, हर चीज को समझना है। देखो ये हार्ट है और ये 4 चेंबर है और ये ऐसे नोड है, यहां से इसने वेव क्रिएट किए थे अप्रॉक्स 0.6। अप्रॉक्स लिख के तुम्हारा आंसर सही हो गया बेटा, बिल्कुल सच बात है ये। और 0.6 क्यों बेटा? सिक्स नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल में यहां से जब वेव चला है बेटा, यहां से, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए और इस वेव को एबी नोड ने रिसीव किया था, फिर बंडल ऑफ इसको दिया था। तो
एट्रिया के बाद वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगा था बेटा? अगर आपको टेबल याद हो तो, टेबल याद हो तो। अरे नहीं, बिल्कुल ना। अगर टेबल, इसका मतलब टेबल याद नहीं है आपको, ठीक है। 0.1 सेकेंड लगा था बेटे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इतना, इसको कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइज कर रहा है ना। जवाब सही है, जवाब अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% क्लियर है। अंकित, नवदीप, सबने सही बोला है। जो मैं यही चाहता था कि आप बोलो, मैं लिखूंगा, मैं बताऊंगा नहीं। 0.1 जीरो, ये ग्राफ का टाइम बताया हूं, बिल्कुल बेटा। अब सबको जोड़ोगे तो वही आएगा, अगर ध्यान से जोड़ोगे तो, ठीक है। और बाकी का टाइमिंग जो है, ये यहां से और टी तक, मतलब एस से लेके टी तक, इसको हम बोलते हैं बेटा एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट, एस से लेके और टी वेव के बीच का जो वो है बेटा, उसको बोलेंगे एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट की टाइमिंग जो होती है बेटा, वो एक्चुअल में 0.4 सेकेंड की होती है। ये होती है 0.4 सेकेंड की होती है टाइमिंग। बिल्कुल सही बात है नवदीप, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड, ठीक है। अब चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, और सबका ओके होगा तभी आप लोग अपना अपना बताना। अगर किसी को भी डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना, फिर से लिख लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में कम से कम पूरा समझ तो लेते हैं। पूरा ईसीजी का जो ग्राफ है बेटा, पूरा वो एक सेगमेंट है हार्ट की एक्टिविटी का, वो 0.8 सेकेंड का है, जिसमें कार्डियक साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। इसको 3 पार्ट में हम से ज्यादा भी, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है बेटा, थोड़ा बहुत, हम भी एग्जैक्ट मतलब हमको नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा बहुत है, बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन है। अब इधर देखो, पी वेव, इस पूरे ईसीजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, पी वेव, क्यू आर एस एंड टी वेव, ठीक बात है। पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया, मींस व्हाट, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेटेड बाय एसए नोड। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन करा दिया इसने, बात खत्म। पी में किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। अब देखो, अब इस टाइम पे यहां तक दोनों एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां तक ध्यान देना। अब वेव चली गई है बेटा वेंट्रिकल्स के तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ वेव चली गई है, बिल्कुल सही बात है। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए बेटा पुरकिंजे फाइबर्स ने इंपल्स जनरेट किया, ठीक है। पुरकिंजे, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। पुरकिंजे फाइबर्स ने बेटा इस टाइम पे जनरेट किया इंपल्स वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मैंने लिखा हुआ है, मींस एट दिस टाइम, किस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, क्यू आर एस टाइम की बात कर रहा हूं। एट दिस टाइम बोथ वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लिए देखो डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल हो रहा है। तो आप हमें ये बताओ बेटा कि एट दिस टाइम, क्यू आर एस के टाइम पे बेटा, एट दिस टाइम दोनों एट्रिया का क्या हाल होगा, वो सिस्टोलिक कंडीशन में होंगे या डायस्टोलिक कंडीशन में होंगे, बताओ आप, लिखो। एट दिस टाइम बोथ एट्रिया, एट्रिया की बात कर रहा हूं, डायस्टोलिक कंडीशन में होंगे बेटा। तो ईसीजी बेटा, ईसीजी, 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 फिर से बोल रहा हूं, 4 बार बोल रहा हूं इसको, दोनों एट्रिया के डायस्टोलिक को शो नहीं कर पा रहा है। देखो, एक ही टाइम पे दो चीजों को कैसे दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। और वैसे भी बेटा ईसीजी बॉडी से ब्लड ले रहा होगा, बिल्कुल, वैसे भी डायस्टोल और सिस्टोल को तो ये बता नहीं रहा, लेकिन वैसे अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो इस टाइम पे दोनों एट्रिया कांटेक्ट कर रहे होंगे। चलो यहां तक बात खत्म हो गई, और उनका कंट्रैक्शन चल रहा होगा यहां तक,
दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन यहां तक चल रहा होगा, चलता रहेगा वो, आप जानते हैं 0.7 सेकेंड तक वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी बात ही नहीं करते अब हम वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं केवल, अब हम केवल वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, क्यू आर एस तक समझ में आ गया सबको? क्यू आर एस तक ओके है ना, हाँ या ना? क्यू आर एस तक ओके है? बिल्कुल, लिखो लिखो लिखो, क्यू आर एस तक बिल्कुल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर देखो जिसको समझ में नहीं आया था, अब दोनों वेंट क्लियर है, बिल्कुल ठीक है बेटा, दोनों वेंट्रिकल्स और एट्रिया कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, अच्छी बात है, दोनों कॉन्टैक्ट कर गए। अब बचा क्या है? रिलैक्सेशन बचा है। तो रिलैक्सेशन में बेटा हमने बताया कि दोनों एट्रिया तो रिलैक्स हो रहे हैं, वो यही से स्टार्ट हो गए, वो तो हो ही रहे हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे सिर्फ वेंट्रिकल्स की। तो ये जो टी वेव है बेटा, ऐसा जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, देखो यहां से लेके यहां तक नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, यहां भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये भी क्यों होता है अभी मुझे आपको बताना है, अभी बताना है कि नेगेटिव क्यों होता है और नेगेटिव का मतलब क्या है एक्चुअल में, वो भी बताना है। टी वेव देखो, टी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और इसका भी हाइट होता है बेटा, इसका भी हाइट उतना ही होता है जितना पी वेव का होता है, इक्वल टू पी वेव। इसका भी यहां से यहां तक हाइट होता है 0.5 मिलीवोल्ट, 0.5 मिलीवोल्ट, ठीक है ना, ऊपर नीचे मिलीवोल्ट ऐसे टाइम। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो आप ये सोचोगे कि सर ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो है, तो इलेक्ट्रिकल वेव जब जनरेट हो रहा था तब बता रहा था, और यहाँ पे पॉजिटिव वेव भी है और ये रीपोलराइजेशन का के लिए वेव है, ऐसा कैसे? तो बेटा ये समझ में आपको तब आता जब आप नर्वस सिस्टम का वो वाला जो पार्ट है, मैंने इसको बताने के पहले, सर पी और टी वेव इक्वल होते हैं में है, हाइट दोनों की इक्वल होती है बेटा, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है। अब देखो ये टी वेव, ओके, टी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इसलिए है बेटा कि यहां पे हमने लिखा हुआ एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल किसका, किसका सिस्टोल, किसका सिस्टोल, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब वेंट्रिकल डायस्टोलिक की तरफ बढ़ेगी, यहां से डायस्टोल की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोलते हैं, मतलब कि मैं बताऊं अगर आपको कि ऐसे एक चीज समझो, मान लो, मान लो बेटा कि आप जो है यहां से आपको दौड़ना है, यहां से 5 बच्चे हैं, देखो ए बी सी डी 4 बच्चे हैं, इन चारों को दौड़ लगानी है 100 मीटर की, ठीक है, और टारगेट है यहाँ पे रिबन लगा हुआ है, इस रिबन को तोड़ के लेके भागना है, ठीक है, ये चारों दौड़ पड़े, ठीक है। तो मान लो बी सबसे आगे है, बी सबसे आगे है, ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है, डी यहां पे है, ठीक। बीज दौड़ता हुआ यहां पर रिबन के पास आएगा बेटा, तो ऐसा नहीं कि रिबन को पकड़ के वहीं पे खड़ा हो जाएगा एग्जैक्ट, ब्रेक लगाएगा तो वहीं खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इस रिबन के आगे चला जाएगा दौड़ते दौड़ते, समझ रहे हो। अगर टारगेट यहां तक है बेटा कि जल्दी से यहां पे पहुंचना है, तो ऐसा नहीं कि ये इस हिसाब से दौड़े कि यहां पे आके रुक जाए, ऐसा नहीं है, ये दौड़ते हुए आगे निकल जाएगा, फिर वापस आएगा यहां पे, क्योंकि स्पीड में है ना, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है ना, समझ रहे हो। चलो बेटा, तो ये जो है नेगेटिव रिफ्लेक्शन इसलिए आया, ये नेगेटिव रिफ्लेक्शन इसलिए आया बेटा कि जो आयंस का मूवमेंट होता है ना, वो स्पीड से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो इस एक्सचेंज में बेटा बहुत सारे पॉजिटिव आयन जहां क्रॉस करके मेम्ब्रेन को चले जाते हैं दूसरी तरफ, फिर धीरे 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 आते हैं, तो यहाँ पे इतना पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज्यादा है कि नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है, और
इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका भी डीपोलराइजेशन का ग्राफ बनाएंगे और इसको और अच्छी तरह से हम समझाएंगे आपको। रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, नेगेटिव रिफ्लेक्शन, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, लेकिन कब? नर्वस सिस्टम में, ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स वाले टॉपिक में बेटा इसको और अच्छी तरह से हम लोग करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ वहां पे इंपल्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ तो बस हम ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और है, टी वेव का जो शेप होता है बेटा, वो लोग बोलते हैं कि इसका डोम शेप्ड है, ये डोम शेप्ड है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर है, ये भी डोम शेप्ड है, ठीक है, पी वेव। तो ये 4 सेगमेंट है, आप कॉपी कर लो, फिर इसको अभी 10 मिनट टाइम है, थोड़ा बहुत तो लिख लेते हैं, बाकी का बचा कुचा जब लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको। जल्दी जल्दी कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो आप, मैं यहाँ का थोड़ा सा मिटाता हूं, है ना, यहीं पे लिखूंगा मैं। चलो अब हेडिंग दो बेटा, पी वेव, पी वेव हेडिंग दो और इसमें लिखो ड्यूरेशन, पहला पॉइंट, ड्यूरेशन कितना था बेटा? ड्यूरेशन यहां से लेके यहां तक 0.1222 सेकेंड। अखिलेश राय एडेड अ न्यू फोर, अरे यार मैं भी क्या पढ़ रहा हूं। ड्यूरेशन 0.1222 सेकेंड, ठीक है। और कैसा है ये? पॉइंटेड है, पॉइंटेड मतलब थोड़ा सा अगर हाइट देखा जाए तो बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है ऐसे, ठीक है, पॉइंटेड है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, शो एट्रियल डीपोलराइजेशन इन ब्रैकेट वेंट्री, सॉरी वेंट्रिकुलर नहीं, एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विद स्टार और कलर चेंज कर देना आप लोग, विद स्टार और कलर चेंज कर देना। ये अगर ये लंबा हो जाए बेटा, लॉन्गर पी वेव इंडिकेट, लिखो लॉन्गर पी वेव इंडिकेट, लॉन्गर पी वेव इंडिकेट enlargement of atria, enlargement of atria, enlargement of atria। अगर ये बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए का क्या मतलब है? कि एट्रिया का साइज बढ़ गया है, इनलार्ज स्वेलिंग हो गई है उसमें, है ना। अगर एट्रिया में स्वेलिंग हो जाए, उसका साइज बढ़ जाए बेटा, तो इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। लार्जर पी वेव इंडिकेट इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। इसको दूसरे कलर से लिखना या अंडरलाइन करना या स्टार लगाना, जो मर्जी आपकी हो, लेकिन करना है। अब लिखिए पी आर सेगमेंट, दूसरा हेडिंग दो बेटा, पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट में लिखिए ये कितने टाइम का होता है बेटा? 0.122 सेकेंड का होता है, 0.1222। सर सिलेबस बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, सिलेबस वही है, हाफ ईयरली का सिलेबस वही है जो मिल जाएगा, कल तक मिल जाएगा आपको सिलेबस। आज मैं लिखवा देता हूं। अभी कहां तक हम लोग फिजियोलॉजी में चल रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है ना। तो बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीट आएगा, बॉडी फ्लूइड्स हाफ ईयरली में, बॉडी फ्लूइड्स मतलब जूलॉजी में आएगा बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड थर्ड चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉटनी में बेटा कंप्लीट 3 चैप्टर आएगा। ग्रुप पे भेजना है, भेज दूंगा ग्रुप में,
बिल्कुल बेटा भेज देंगे, ग्रुप में आ जाएगा। और बॉटनी के शुरू के 3 चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारा आएगा। ठीक है, लिखो पी आर सेगमेंट का ड्यूरेशन लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट लिखिए, पी आर segment when it increase or long long it indicate एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। अब एथेरोमा से एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज होता है। ये सारे डिजीज के बारे में हम आपसे बात करेंगे, अभी लिख लो केवल एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज इन ब्रैकेट फॉर्मेशन ऑफ प्लैक्यूज PLUQUES plaques and calcification ब्रैकेट क्लोज, मतलब डिपॉजिट हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज, ड्यू टू इन्फ्लोमेशन ऑफ, रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर देता हूं, इफ पी आर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना लॉन्ग, मतलब ये और बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि यहां से वहां तक वेव जाने में टाइम लग रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब ये होता है कि लिखो इफ पी आर इंक्रीज इन ब्रैकेट लॉन्ग इट कॉज एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज इन ब्रैकेट क्या लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ प्लैक्यूज एंड कैल्सिफिकेशन ब्रैकेट क्लोज ड्यू टू इन्फ्लोमेशन ऑफ एट्रिया एंड AV नोड। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? फिर से रिपीट कर दूं, देखो अगर इसका टाइमिंग बढ़ता है बेटा, ये टाइमिंग बढ़ता है का क्या मतलब है कि एट्रिया तक जाने में, एवी नोड तक जाने में वेव को, अच्छा आपकी नेक्स्ट क्लास 1:50 पर है, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट टाइम है, समझ रहे हो? यहां से लेके यहां तक वेव जाने में बेटा ज्यादा टाइम लगने का मतलब है कि एट्रिया के वॉल में इन्फ्लोमेशन है या एवी नोड में इन्फ्लोमेशन है। ठीक है, पता नहीं कैसे प्लान किया, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको तो लिख लो, कम से कम इसको कंप्लीट करो, ड्यू टू इन्फ्लोमेशन ऑफ एट्रिया एंड एवी नोड। मतलब बेटा अगर पीक्यू सेगमेंट बढ़ता है तो हम ये मान के चलेंगे कि एट्रिया में इन्फ्लोमेशन है या एवी नोड में इन्फ्लोमेशन है। ठीक है, और अगर मान लो पी वेव इनलार्ज होता है, पी वेव तो क्या उसका मतलब समझू मैं, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रियम,